नमस्कार, आपके साथ मैं लाभ बीच आ चुकी हूं। क्या बिहार में एक बार फिर से जातीय संघर्ष ने दस्तक दे दी है? क्या बिहार में एक बार फिर से जातियों के बीच में हिंसा का दौर शुरू हो रहा है? क्या बिहार में एक बार फिर से 90 वाला दशक लौट रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि छपरा में लगी एक आग ने कई सवाल खड़े कर दिए। छपरा के मुबारकपुर में जिस तरीके से राजपूत बनाम यादव की एक कहानी, एक संघर्ष की घटना सामने आई, उसके बाद से हर जगह यही सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में छपरा में जो जातीय हिंसा हुई है वो मंडल 2 का ट्रेलर है? क्या जातीय हिंसा का दौर, 90 का वो दौर एक बार फिर से बिहार में दस्तक दे चुका है? और अगर ऐसा है तो कहीं ये जातिगत जनगणना का परिणाम तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि संगठित हो चुके हिंदुओं को तोड़ने की ये जो बड़ी कोशिश जातिगत जनगणना के आधार पर की जा रही थी, उसकी परिणति अब जातीय संघर्ष में हो रही है? ये सब कुछ ये पूछा जा रहा है क्योंकि छपरा में जिस तरीके से हत्या की कहानी सामने आई है, जिस तरीके की परिस्थिति छपरा में बनी, उसके बाद से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर और बिहार में जातिगत जनगणना पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या बिहार एक बार फिर से जातीय हिंसा की आग में झुलसने वाला है? ये बड़े सवाल होंगे, आज चर्चा के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। आज खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो इन सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आइए हमारी देख लीजिए वो स्पेशल रिपोर्ट जो ये कह रही है और पूछ भी रही है कि क्या छपरा में जातीय हिंसा वाकई मंडल 2 का ट्रेलर तो नहीं है? बिहार वो राज्य जिसके दामन में जातीय हिंसा के कई दाग हैं। बिहार वो स्टेट जहां जाति के आधार पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। बिहार वो सूबा जहां अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दूसरी जातियों का खुलेआम नरसंहार होता था। लंबी लड़ाई के बाद बिहार में नरसंहार की कहानी पर पूर्ण विराम लगा था, लेकिन जब से जेडीयू वाले सुशासन बाबू आरजेडी के सानिध्य में पहुँचे हैं, तब से लगातार बिहार में लौट रहा है जंगल राज, लौट रही है खौफजदा रातें और लौट रहा है जातीय हिंसा का दौर, जिसकी तस्दीक करती है छपरा के सारण में हुई घटना, जहां विजय यादव और उसके साथियों ने मिलकर अमितेश कुमार को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अमितेश के साथ ही 2 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया है। फिलहाल अस्पताल में दोनों ही जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जिसने भी ये घटना देखी, बैठ गया उसका कलेजा, पथरा गई आंखें और नसों में दौड़ने लगा आक्रोश। मगर खामोश रहिए, सामाजिक विकास के लिए सरकार राज्य में जातिगत जनगणना करा रही है। विकास का हिसाब किताब तो सुशासन बाबू और जंगल राज की झंडा बरदारी करने वाले लालू के युवराज ही जाने। मगर हिंदुओं को जातियों में बांटकर जो आग सूबे में लगाई गई है, ये घटना उसकी महज बानगी मात्र है। बिहार में हर शख्स की कांपती जुबान पर सिसकियां हैं और दबी जुबान से एक ही आवाज, फिर से दोहराई जाएगी सेनारी नरसंहार की कहानी, फिर से लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार होगा, फिर से शंकर बिगहा में लोगों की लाशें बिछाई जाएगी, फिर से बथानी टोला में जाति के आधार पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, फिर से मियापुर में लोगों को चुन चुन कर मारा जाएगा, फिर से बेलछी नरसंहार दोहराया जाएगा। मगर खामोश रहिए, सरकार जातिगत जनगणना करा रही है। खामोश रहिए, सूबे की पुलिस ने काहिली की चादर ओढ़ रखी है। खामोश रहिए, आरजेडी के युवराज बिहार के विकास में लगे हैं। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नहीं, एक एक चीज को लोग देखते रहते हैं। हमारे सारे अधिकारीगण हर चीज को देखते हैं और कोई भी चीज होता है
और उसके बाद जब कुछ होता है, जो भी चीज निकलता है उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो हम फिर जाके पूछेंगे। जाकर पूछेंगे मुख्यमंत्री कि आखिर ये जातीय हिंसा ने दस्तक क्यों दे दी है। सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास की झंडाबरदारी हो रही है, सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास के लिए जातिगत जनगणना हो रही है, लेकिन इसी सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय की जातिगत जनगणना ने समाज को बांटना शुरू कर दिया है, जातियों को विभाजित करना शुरू कर दिया है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री इस बारे में भी पूछेंगे? होगा ये बड़ा सवाल, जानेंगे अपने अतिथियों से। तो छपरा में क्या जो जातीय हिंसा हुई है वो पूरे बिहार में एक बार फिर से उसी जातीय संघर्ष की आहट सामने आने लगी है। ये बड़ा सवाल उठ रहा है ऐसे समय में जब बिहार जातिगत जनगणना के दौर से गुजर रहा हो। आइए इस पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके की परिस्थिति बिहार में बन रही है, जैसे ही जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनती है, आपको याद होगा कि 24 घंटे के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से ध्वस्त हुआ था। 3 बड़ी घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए थे और अब एक के बाद एक, और आज जो परिस्थिति छपरा में हुई, क्या आप मानते हैं कि जातीय संघर्ष ये दौर जो 90 का था एक बार फिर से दस्तक दे चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऑर्डर एक बड़ी समस्या नहीं है, पहले भी नहीं है और आज भी देखने को मिलता है। इसको जातीय नरसंहार बताना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम रहा है और मुझे लगता है कि इस कांड में जिस तरह से थानेदार को सस्पेंड किया गया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर पिछड़ रही है और उसको देखने की जरूरत है। और जातीय जनगणना की जो बात चल रही है पूरे देश में, जाहिर सी बात है समाज में हर एक जाति में इसका एक ये है। जी ज्ञानेश जी, अपनी बात पूरी करें ज्ञानेश जी। मैं ये बता रहा था जी कि देखिए, जातीय जनगणना को जो लेकर रस्साकसी चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी में, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहता तो है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन इसकी आड़ में जो राजनीति हो रही है उसी का खामियाजा है ये लॉ एंड ऑर्डर। अब देखिए, किसी एक जाति के लोग मारे जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके रिएक्शन में वो जातीय हिंसा होगा। आप दूसरी जाति के लोग मारेंगे, लेकिन सरकार का काम है कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत दबिश दे, उसको रोके और समाज में ऐसा माहौल तैयार करे जिससे कि खूनी रंजिश की बात ना आए। जनगणना से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, इसमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन इसको सिर्फ हवा देने का काम पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हवा देने का काम किया, आज वही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है। जाहिर सी बात है जो अपराधी होंगे या इस जातीय तनाव को लेकर जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस जो है उसको फेवर करती होगी या ऐसा कोई काम नहीं कर देती है जिससे कि समाज में शांति बनी रहे। नहीं, लेकिन एक चीज समझाइए ना, एक चीज समझाइए। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की है, सरकार की है, लेकिन इस प्रकरण से, इसलिए आपने कहा कि इसको हम जातीय संघर्ष से नहीं जोड़ सकते, लेकिन इस पूरे प्रकरण को जरा इसको ध्यान से देखा जाए तो उसमें साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि एक जो जाति है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर परसेप्शन पर भी चलने लगता है कि हमारी पार्टी आ गई है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 90 के दशक में यही हुआ करता था। ये जो सोच है, जो नैरेटिव है, जो मन में बैठा हुआ परसेप्शन है, आप उससे जो लोग हैं उससे दूर नहीं भाग सकते हैं। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप अगर पूरी घटना चक्र को ध्यान से देखें तो माझी थाने में, जहां पर ये पूरा मामला जिस पुलिस की जिम्मेदारी थी, 4 घंटे तक उनको पता ही नहीं चलता है कि 3 लोगों को उठाकर ले जाया गया है, उनके साथ इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है। वही पुलिस जो ये कहती है कि जो इसमें आरोपी हैं विजय गुप्ता, उनको कोई बात हो सकती होगी,
ये बात हो सकती होगी का स्टेटमेंट ही पूरे मैटर को डाइल्यूट कर देता है, जबकि उनके खिलाफ उसी थाने में कई मामले दर्ज हैं। जिनको उठाया गया है वो सीधे साधे लोग थे, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। तो ऐसे में ये जो लॉ एंड ऑर्डर का और पार्टीज का ताकतवर होने का जो परसेप्शन है, क्या वो एक बड़ा अध्याय गढ़ रहा है इस पूरी जातीय संघर्ष की स्थिति में? आपको लगता है ऐसा? मैं जो कहा ना कि परसेप्शन की बात है, तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि परसेप्शन के तौर पर इसको जातीय संघर्ष का हम नाम दे सकते हैं। लेकिन आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं, छपरा और सिवान, वहां पर हिंसा जो है, कोई जैसे बाकी जगह आप एक को मारेंगे तो वहां 3 को मारेगा, ये पहले भी रही है। अब सवाल ये होता है कि सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, किसकी जिम्मेदारी है। देखिए, इसमें साफ साफ एक बात समझिए, बिहार जो है एक फर्टाइल जगह है, वहां पर कोई भी चीज आप हल्के बना नहीं ले सकते हैं, न कोई जातीय तनाव पैदा कर सकते हैं। सवाल लेकिन है, इसको हवा देने का काम किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और उसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, परसेप्शन की लड़ाई में जो वर्तमान सत्ता है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, वो पिछड़ी है और पिछड़ती जा रही है। सरकार का दायित्व बनता है और उनके पास होम मिनिस्ट्री भी है, तो जाहिर सी बात है आपको देखना होगा कि पुलिस वहां पर क्यों नहीं पहुंची। लेकिन खबर यह भी है कि थानेदार वहां के सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन देखिए क्या है कि जातीय तनाव और जातीय संघर्ष एक बड़ा शब्द है, इसको आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तब। हाल के दिनों में इसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। क्यों? 24 में चुनाव भी आने वाला है, आपने गठबंधन चेंज कर लिया है, आपके पास मुद्दे की कमी है, तो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास मुद्दे की कमी हो गई है। कोई बुनियादी चीजों पर बात नहीं करता है। तो इसमें ये भी कहा जा सकता है ना ज्ञानेश जी कि जो संगठित हो चुके हिंदू थे, जो संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ एकमुश्त जाते हुए नजर आ रहे थे, अब इन पार्टियों को, इन विपक्षी पार्टियों को ये लगने लगा है कि अगर सत्ता में आना है तो पहले जो संगठित हो चुके हिंदू हैं उनको तोड़ने की, उनको विभाजित करने की जरूरत है। इसलिए ये कास्ट का कार्ड खेला जा रहा है, इसलिए जातिगत जनगणना को भी हवा दी गई, और जातिगत जनगणना के बाद का ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो हम ऐसे उदाहरण, ऐसी घटनाओं के रूप में सामने देख रहे हैं, उसको भी, उससे भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। आप मानते हैं इसे? नहीं, देखिए मेरा इसमें राय दूसरा है, राय दूसरी है। बात ये समझिए इस बात को, देखिए जाति है कि जाति नहीं, एक कहावत है, जाति है कि जाति नहीं। आप हिंदू समाज की बात करें, मुस्लिम समाज की बात करें, हर समाज में एक जाति ऐसा चीज है जिसको अभी तोड़ा नहीं जा सका है। और ये सच है कि बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या साउथ में आप किसी राज्य में देख लीजिए, वहां भी जाति जो है ना, आपके समाज को तोड़ता है और जोड़ता भी है। अभी क्या है, आप समझिए इस बात को, हिंदू समाज में जोड़ने की बात चल रही है आपके हिसाब से। हिंदू समाज पहले से संगठित है और मजबूत हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जाति को आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जातीय संघर्ष क्यों होता है? जातीय संघर्ष नहीं होता है, बल्कि सामंतवाद का एक जो चेहरा होता है, उसके खिलाफ लोग वहां पर करते हैं। जिसकी हत्या की गई है, जिन जाति की हत्या की बात कही जा रही है, वो ऐसा माना जाता है कि बिहार में वो उच्च जाति के हैं लोग। ऐसे में उच्च जाति और नीची जाति या पिछड़ा वर्ग के बीच की लड़ाई बरसों से जारी है, और उसी को बांटने के लिए सरकारों का दायित्व बनता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से इसको संभाले। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सच को सही बात बताया जाए। अभी क्या है, छपरा में जो आप जिस घटना की बात कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर सरकार थोड़ा देर से जगी है। अब रही बात हिंदू संगठन क्या कर रहा है, कैसे इसको संगठित करेगा, वो तो हिंदू संगठन को देखने का काम है, उसको वहां जाना चाहिए। अगर मान लिया हिंदू नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार का काम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से सेटल डाउन होता है, किस तरीके से आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी क्रेडेंशियल्स जो है वो बढ़ाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। लेकिन मैं यही तो कह रही हूँ कि एक पार्टी जेडीयू, ये कहा जा रहा, और देखिए कहा केवल लोगों के बीच में, ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये धारणा नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी या दूसरी अदर पार्टीज इस पर डिस्कशंस नहीं कर रही हैं, डिस्कशन आम लोगों के बीच में हो रहा है। आप जैसे राजनीतिक पंडित
पंडित भी ये कह रहे हैं कि जब जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो थोड़ी बहुत परिस्थिति दूसरी थी। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा सुचिता थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय भी ऐसी घटनाएं आ रही थी, लेकिन घटनाओं का ग्राफ जैसे ही जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनती है वैसे ही अगर लॉ एंड ऑर्डर हाशिए पर आ जाता है, घटनाओं की जो ग्राफ अगर बढ़ने लगता है, तब तो ये पूछा जाने लगेगा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक विशेष वर्ग और एक विशेष जाति जो है इस पार्टी को लेकर इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है कि वो उन्मादी हो जाती है, क्योंकि उसे डर नहीं है। वो कहते हैं कि अरे हमारी पार्टी का राज है, इसलिए इस परसेप्शन की बात बार बार हो रही है। ज्ञानेश जी नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से थोड़ी सी सहमत हूँ कि हाँ परसेप्शन की बात है। अब परसेप्शन को बदलने का काम तो सरकारों का काम होता है। देखिए हमारा काम है जो गलत होगा उसको उठाना। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आप बीजेपी के साथ थे तो आपका लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल बहुत कम उठता था, आज आरजेडी के साथ है तो सवाल क्यों उठने लगा है। सवाल बेवजह तो उठता भी नहीं है। आज आपके सामने में 3 लाशें पड़ी हुई हैं, जाहिर सी बात है कोई भी समाज, कोई भी पत्रकार। आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी आइए, आरजेडी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। माफ कीजिएगा, अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आवाज आ रही है आपको अरुण जी मेरी? जी अरुण जी, बहुत सीधा सा सवाल करूंगी क्योंकि जिस तरीके से छपरा की घटना सामने आई उसके बाद से ही ये चर्चा सरगर्म हो गई, ये चर्चा हर जगह होने लगी कि बिहार में जातीय संघर्ष का दौर लौट आया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये जो घटना हुई है इसकी मैं निंदा करता हूं और राष्ट्रीय जनता दल किसी भी जातीय हिंसा में विश्वास नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल गांधी जी के अहिंसा के मार्गों पर चलने वाली, जेपी लोहिया के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। और जो भी अगर मान लिया कि हत्याएं हुई, घटनाएं हुई, तो इसको जातीय संघर्ष से जोड़कर देखना बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। ऐसा क्या पहली बार हुआ है कि किसी जाति का मर्डर हुआ या किसी जाति ने उसके घर में आग लगा दिया? ये पहली बार की घटना नहीं है। ये घटना बीजेपी के साथ जब थी सरकार नीतीश कुमार की तब भी होती थी, और आज अगर हुई है तो आज उस पर हमारे सरकार ने कंट्रोल किया है और वो उस पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी लोग ने वहां जाकर के स्थिति को नियंत्रण में लेने का काम किया है। घटनाएं दुर्घटनाएं ये किसी के बस की बात नहीं है कि कोई रोक लेगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये घटनाएं पर कंट्रोल किया जाना चाहिए और कंट्रोल किया जा रहा है। आप जो रिपोर्ट है, एनआरसी का रिपोर्ट है, उसमें आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आप एक घटना को आप जातीय घटना के रूप में बतला रहे हैं, लेकिन अभी एनआरसी का रिपोर्ट आप देखिए और 6 महीना के पहले का रिपोर्ट को देखिए, आपको लगेगा कि जो हत्याएं हैं, जो आपराधिक घटनाएं हैं, उसमें बेतहाशा कमी आई है। आप लोग कहां से दिखा रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार जिस दिन बनी थी साहब, आपको याद होगा कि 24 घंटे के अंदर पटना में क्या हाल हुआ था। 24 घंटे नहीं बीते थे, पटना में क्या हाल हुआ था। गार्ड को भी मार दिया गया, एक पत्रकार की भी हत्या हुई थी, एक लूट भी हुई थी, और यहाँ तक कि चांद तारे के झंडे भी लहराए गए थे। आपको याद होगा कि इस तरीके की परिस्थिति बनी थी। और अगर ये परिस्थिति बनी थी तो फिर प्रश्न आपसे पूछा जाए, गलत नहीं है सर? ये ऐसा नहीं है क्या पटना आप लोगों की सरकार बनी और उसके बाद पटना में क्या ऐसी घटनाएं नहीं आई थी? किसी चीज को जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद से जोड़ना, आप कह रहे हैं कि जातीय संघर्ष जातीय उन्माद से नहीं जोड़ा जाए। चलिए ठीक है, आप कहते हैं जातीय उन्माद से नहीं जोड़े, लेकिन एक प्रश्न आपके लिए छोड़कर जाती हूँ और फिर ब्रेक लूंगी मैं। ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, लेकिन जातीय उन्माद तब होने लगता है जब सत्ता पोषित परिस्थिति बनती है। यहां पर जातीय उन्माद इसलिए हो रहा है क्योंकि जातिगत जनगणना के लिए सबसे ज्यादा आप लोग आगे आए और उसके बाद अगर ये परिणाम आ रहा है तो फिर इसे उन्माद, जातीय उन्माद क्यों नहीं कहा जाए। तो छपरा में जातीय हिंसा, क्या एक बार फिर से बिहार में जातीय संघर्ष का दौर, 90 का दौर लौट रहा है? ये सवाल ऐसे समय में पूछा जा रहा है जब बिहार जातिगत जनगणना को आधार बनाकर आगे बढ़ रहा हो, और ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या ये उसी का परिणाम तो नहीं है। आइए एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हैं। और ब्रेक से पहले मैंने अरुण जी आपसे एक सवाल पूछा था कि जब सत्ता पोषित होने लगे परिस्थितियां तो फिर उन्माद ऐसे ही सामने आता है। क्या आप इससे सहमत हैं?
क्योंकि आज के दिन आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। आज 12 फरवरी है और 12 फरवरी 1992 के दिन 12 गांव में क्या हुआ था, गया जिले में क्या हुआ था, ये दुनिया जानती है। रूह कांप उठती है अगर उस नरसंहार को याद किया जाए तो। और उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये सत्ता संरक्षित नरसंहार था। तो फिर ऐसी परिस्थिति में जब छपरा में अगर एक घटना सामने आती है, हम ये नहीं कहते कि ये एक ऐसी घटना है जो आपके शासनकाल में हो रही है। हमने पहले भी कहा, मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी तब भी ये परिस्थितियां बन रही थी, लेकिन उसका ग्राफ लगातार बढ़ता गया जब आप और जेडीयू की सरकार बनती है। अरुण जी, पहले तो आप दुरुस्त कर लीजिए कि ग्राफ बढ़ा नहीं है। आप एनसीआर का रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। ऐसी हवा में बात नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, सत्ता पोषित पहले भी होती थी। मैंने आपके चैनल पर ही देखा कि छपरा में जब बीजेपी और जदयू की सरकार थी तो जहरीली शराब पीने से 75 लोगों की आंखें चली गई थी और कई लोग मर गए थे। लेकिन उसमें आपने एक लाइन भी आपका चैनल या और भी मीडिया के अरुण जी जरा ध्यान से देखा करिए, जरा ध्यान से। पहले तो आप सुदर्शन न्यूज को ध्यान से देखा करिए, और अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं आपको चुनौती देती हूं कि उस पर हमने एक नहीं कई डिबेट्स किए। मेरे खुद के कार्यक्रम में प्रश्न पूछे गए भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए आप यहाँ बैठ के सुदर्शन को सर्टिफिकेट देने का काम मत करिए। सुन ही रही हूँ, आपको सुन रही हूँ, लेकिन आप अगर सुदर्शन पर सवाल उठाएंगे तो मैं उसका जवाब भी आपको दूंगी। शराब पीने से 6 आदमी की मृत्यु हुई तो आप लोगों ने हाय तौबा मचा दिया। अभी आपने कह रहे हैं कि 2 आदमी का मर्डर हुआ तो इसमें आप कह रहे हैं कि जातीय। तो क्या चाहते हैं आप कि 3 की जगह 1 की जगह जब 30 हो जाए तब आपके सामने आए आपसे सवाल पूछने के लिए? जब 1 की जगह 100 मर जाए तब आपसे सवाल पूछने के लिए आए? सुनिए, आप हमें ये मत सिखाइए। मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है और इसीलिए उस भूमिका का निर्वहन करते हुए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अगर आपकी है, 1 मरता है तो भी आपकी जिम्मेदारी, 100 मरते हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी। आप उससे पल्ला मत झाड़िए। आप ऐसा बोल करके ऐसे मुद्दे पर डिबेट करा करके जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ना कि जातीय संघर्ष तो सर आपने जातिगत जनगणना करा के शुरू करा दिया। हम तो जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं, हम तो जातियों को मानते ही नहीं है। हमारे लिए हिंदू एक है, आपके लिए हिंदू जातियों में बटा हुआ है, हमारे लिए हिंदू एक है। आपने हिंदू को ही बांटने का काम जातिगत जनगणना को सामने रख के करने की कोशिश की है। आप सबक मत पढ़ाइए यहाँ पर। अगर आपके पास प्रश्न का जवाब नहीं है तो हिंदुओं को बांटने का काम आप कर रहे हैं। क्या जरूरत थी जातिगत जनगणना की? आप हिंदू की बात करिए ना। आप क्यों जातियों में जातिगत जनगणना चाहिए आपको? 32 सालों से सामाजिक न्याय की बात आप करते हैं। 32 सालों से सामाजिक न्याय की सरकार है, क्या कर दिया आप लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने समाज के लिए? बात कर रहे हैं आप, सबक मत सिखाइए। कम से कम पहले अपने गिरबान में जाकर कर देखिए। जगबीर सिंह, आपके हमारे साथ करनी सेना से आ रही हूं मैं अरुण जी आपके पास। जगबीर सिंह परमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं करनी सेना युवा शक्ति के। जगबीर सिंह परमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आप सुन रहे हैं, अरुण जी कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बवाल कर रहे हैं। हम तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे लिए अगर एक कोई मौत होती है तो भी वो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, 100 मौतें होंगी तो भी लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। सवाल ये है कि अगर ऐसी परिस्थिति सत्ता पोषित होने लगे, अगर एक वर्ग में, एक जाति में अगर ऐसा उन्माद हो, ऐसा गुमान आ जाए कि हमारी पार्टी की सरकार है, वी कैन डू एनीथिंग, तो फिर ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? परमार जी पूछा जाना। हेलो जी, बिल्कुल जवाब मैं माफी चाहता हूं, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेट जुड़ा। सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए, अगर उनके राज्य में अगर एक भी मौत होती है तो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ आता है। अगर वो अपने कुर्सी के लालच में और सरकार के लालच में अगर किसी जाति में बांट के और राज करके ये अपना शासन करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं हो सकता। शासन सबके, अगर अपने राज्य में एक भी मौत होती है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर तुम शासन नहीं संभाल सकते तो सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शासन अगर नहीं संभलता तो सरकार, लेकिन सवाल ये है ना कि सरकार बनाती जनता है। ज्ञानेश जी, जनता सरकार जी, परमार जी पूरा कर लीजिए 20 सेकंड में जल्दी से। ये सरकार जो है जनता को बांट कर राज करना चाहती है, जाति बिरादरी में आपस में फूट डाल के जातिवादी में बांट कर राज करना चाहती है।
सरकार को तो ये सब करना ही नहीं चाहिए। खाली वोट बैंक के लिए जातिवादी में फूट डाल रही है, आपस में बांट रही है, भाईचारे को खराब कर रही है। वोट बैंक के लिए यानी जी, अगर वोट बैंक के लिए हो रहा है, वोट बैंक के लिए अगर ऐसी परिस्थिति हो रही है तो ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है। जैसा मैंने कहा भी कि 32 सालों से सुनते आ रहे हैं सामाजिक न्याय की सरकार सामाजिक विकास करेगी। कहाँ है न्याय, कहाँ है विकास? बिहार में कहाँ है विकास? शराब बंद है, लोग मर रहे हैं शराब पी पी के। ठीक है जगबीर जी, आ रही हूं मैं आपके पास। ज्ञानेश जी ये देखिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को लेके। सारा खेल परसेप्शन का है, और आप जो जिसकी बात कर रही हैं जातीय तनाव की, जातीय संघर्ष की, तो वो एक परसेप्शन है जिसको आप बोल सकती हैं। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि ये विधि व्यवस्था का मामला है, और सरकारों जो वर्तमान सरकार है उस पर परसेप्शन उसका अभी तक बना नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर ठीक होगा। क्योंकि देखिए क्या है, गठबंधन बदल गया है लेकिन परसेप्शन गठबंधन के साथ परसेप्शन भी बदला है, ये भी आप समझिए इस बात। ठीक है, परसेप्शन, वही बात मैंने शुरू से कही कि परसेप्शन की सारी खेल है। और इसीलिए अरुण जी, अगर आप कह रहे हैं एक बदलाव आया है तो बदलाव में आपको परसेप्शन भी बदलने की जरूरत है। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारे लिए समय निकाला। लेकिन इतना जरूर है, जाते जाते आकलन जरूर करिएगा कि बिहार में जो परिस्थिति बन रही है, अगर छपरा की जातीय हिंसा मंडल 2 का ट्रेलर है तो वाकई ये खतरनाक है। सरकार को और सरकार के अंदर आने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस पर आकलन करने की जरूरत है, वरना वही हाल होगा जो 90 के दशक में हुआ करता था। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।